हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 11 पे रहेगा और जिस पे टॉपिक होगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मींस ये हम ऑलरेडी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर की ये टॉपिक सब टॉपिक है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और वो क्या करें, फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी लॉज हैं उनको एक्सप्रेस कर सके। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। और उसमें ही आपको मैंने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। लेंथ, मास, टाइम को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और इन्हीं की बदौलत जो यूनिट ड्राइव किए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पे। तो फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, क्यों हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन द अर्लियर स्टडी काफी ज्यादा साइंटिस्ट क्या करते थे, डिफरेंट कंट्रीज के जो भी साइंटिस्ट थे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते थे। मतलब अलग एक कंट्री में क्वांटिटीज को मेयर करना हो अलग से यूनिट्स ले रहे थे, दूसरी कंट्री में अलग से ले रहे थे, तीसरी कंट्री में अलग ले रहे थे। अब अगर एक बंदा है, मान लो कोई भी पर्सन है, एक पर्सन को यहाँ पर अगर किसी का नाम कुछ और हो, दूसरी जगह कुछ और हो, तीसरी जगह कुछ और हो, तो एक ही पर्सन को अलग अलग नाम से जानना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो इसके बिहाफ पर ही हमें एक कंसेप्ट दिया गया जिस कंसेप्ट को कहा गया सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो देखते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी। तो बेसिकली अगर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की बात करें, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें, तो हम कह सकते हैं द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। क्या मैंने कहा, ध्यान देना, मैंने आपको बोला अ कंप्लीट set of units, both fundamental unit and derived unit, ठीक है बच्चे, is known as system of unit। अब ये जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे, हमारे पास मेनली 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे। नेम देखो कौन कौन सा नाम है इसका, देखो एक को कहा गया है सीजीएस सिस्टम, एक को कहा गया है एफपीएस सिस्टम, एक को कहा गया है एमपीएस सिस्टम। अब बेसिकली ये जो सीजीएस सिस्टम्स हैं ये कहां से आया, ये फ्रेंच के लोग यूज करते थे, तो इसे कहा गया है फ्रेंच सिस्टम। अब फ्रेंच में क्या कहते थे इसे, तो बच्चे सबसे पहली बात हमारे पास आ गया, हम बात ऐसे कंप्रेस करते हैं यूनिट्स की, ठीक है, क्वांटिटीज की। तो बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास 3 ही फंडामेंटल आते हैं, एक आता है लेंथ, मास और टाइम। तो देखो फ्रेंच में ये पहला वर्ड ही, सी रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर। मतलब लेंथ को अगर मेयर करना हो तो हमारे पास क्या यूज करते थे, सेंटीमीटर। मास है तो क्या करते थे, ग्राम्स में। टाइम है तो उसको किसमें लिखते थे, सेंटीमीटर। तो इसमें अगर इन क्वांटिटीज को मेयर करना हो तो ये सिस्टम्स यूज करते थे, मतलब ये यूनिट्स यूज करते थे। अगर एफपीएस की हम बात करें तो इसे कहते थे ब्रिटिश सिस्टम, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा गया है। अब ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर अगेन एफपीएस है ना, इसको कहा गया है फुट। मतलब लेंथ को जिसको हम बोलते हैं उसको किसमें रिप्रेजेंट करते थे, यूनिट क्या रखा गया, फुट। इसको बोलते हैं पाउंड और इसको क्या कहते हैं, सेकंड। तो ये ब्रिटिश सिस्टम्स में अगर कोई भी क्वांटिटीज होती थी तो उसको इसमें रिप्रेजेंट करते थे। एमपीएस को हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। हम कह सकते हैं एमपीएस इज आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक सिस्टम, एफपीएस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज British systems, CGS systems also called as French systems। तो यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम में m को रिप्रेजेंट किया जाता था, लेंथ को अगर मेयर करना होता तो किसमें करते थे, मीटर्स में। k को मतलब किलोमीटर में लिखो km, सॉरी, इसको लिखते थे सेकंड में। तो बेसिकली अभी देखो एक ही चीज है, मतलब है लेंथ ही है, मास ही और टाइम ही है, बट अलग अलग यूनिट्स दे रहे हैं ना। तो अब इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। तो उसके बाद सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में ही से ये कंप्राइज हुआ जिसे कहते हैं एसआई यूनिट। और इस एसआई यूनिट की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई, इंटरनेशनल ने भी इसको क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दिया। और उसके भी यहाँ पे क्यों एक्सेप्टेंस दिया, क्या इसके एडवांटेज थे, क्या यूजेस थे, क्यों, क्योंकि देखा गया
कि जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह, कमर्शियल इंडस्ट्रीज होगी, साइंटिस्ट लोग होंगे, इस SI यूनिट्स को काफी यूज करना स्टार्ट होंगे। कहीं पे भी अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हो रही है, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर किसका यूज कर रहे थे? SI सिस्टम का यूज कर रहे थे। तो इसीलिए हमने SI को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी, फिर मैट्रिक्स सिस्टम्स को आगे एक्सटेंशन प्रोवाइड की, ताकि हमारे पास एक नया सिस्टम आया जिसे कहा गया SI सिस्टम, मींस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। और यहां से ही हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स कंप्राइज हुए, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, व्हाटएवर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर की बात होगी, करंट की बात होगी, ठीक है। तो ये चीजें थी जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के अंदर आती। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बोला आपको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, बोथ फंडामेंटल यूनिट एंड ट्राइपरेट, इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछे, एटलीस्ट आप उसे बता सको। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिसपे हमें आना था, अब हम उस पे आ सकते हैं, जिसे कहा गया है डायमेंशनल एनालिसिस। चाहे जेईई का पेपर हो, नीट का पेपर हो, कोई भी पेपर हो आपके सामने, वहां पर एक सवाल, एक क्वेश्चन होगा ही होगा, है ना। यहां पर हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। भाई इस वीडियोस में मैं आपको खाली डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। सारी डायमेंशनल एनालिसिस जो भी क्वांटिटीज होंगी उनके बारे में हर एक को निकालना नहीं बता दूंगा कि हर एक निकाल के यहाँ पर बोर्ड पे नहीं दिखाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट्स होंगी, अगर वो आपको समझ आ गई, फिर जैसे जैसे आप ग्रो अप करते रहोगे, नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ते रहोगे, वहां पर जो क्वांटिटीज आती जाएंगी उसकी आप डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल एनालिसिस? तो डायमेंशनल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द dimensions of physical quantity or the power to which the fundamental unit to be raised in order, ठीक है। The dimension of a physical quantity or the power to which the fundamental units to be raised in order to what? Express unit of, ठीक है, in order to derive from its unit, ऐसे कह सकते हैं, in order to derive from its unit is called as dimensional analysis, it is called as dimensions। अब अगर हम बात करें डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बच्चे देखिए, आपके पास मान लीजिए कोई एक्स एक क्वांटिटी है जिसको आपको क्या करना है, डायमेंशंस निकालनी है। तो मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स की। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कौन से होते हैं? मेनली मैंने आपको कहा था जो यूज होते हैं, लेंथ, मास और टाइम होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ, मास, टाइम। इनकी जो पावर होगी वो डायमेंशंस कहलाती है। तो इनकी पावर मतलब ये होगा ए बी सी। तो वेयर ए बी सी आर कॉल्ड एज डायमेंशंस, वेयर ए बी एंड सी आर डायमेंशंस। तो हम क्या करते हैं, अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे, देखो अब अगर देखो मैं लिखता हूं लेंथ ए, मतलब एल की पावर ए लिखी ना मैंने। अब ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये हो गया कि लेंथ को मैंने अभी क्या बोला आपको, मीटर में भी लिखती हूँ, सेंटीमीटर में भी लिखती हूँ, है ना। तो लेंथ को लिखने के तरीके कितने हैं, अब उसको बार बार तो नहीं ना लिखोगे, तो उसी की जो पावर होगी वही क्या कहलाएगी, डायमेंशंस कहलाएगी। तो यहां पर आप देखो कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके हम डायमेंशंस निकालने जा रहे हैं। तो डायमेंशंस की आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। तो देखिए सबसे पहली क्वांटिटी जिसकी हम डायमेंशंस निकालने जा रहे हैं, ध्यान देना इधर अच्छे से। मान लो आपके पास कोई एरिया को ये क्वांटिटी दी गई है। अब मैंने आपको कहा था इसको क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
एरिया आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको डायमेंशंस तभी आएगी जब आपको फार्मूलाज आता होगा। अगर आपको फार्मूलेज नहीं आते होंगे तो आपको डायमेंशंस कभी आ ही नहीं सकेगी। तो इसलिए आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होता है एरिया, जो आपको पढ़ा होगा मैं उसी की डायमेंशंस निकालूंगा। फिर जैसे आपको इनकी समझ आएगी तो आप अगले क्वांटिटीज की डायमेंशंस को इजीली निकाल सकते हो। तो देखो एरिया है तो एरिया को ऐसे लिखते हो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो विच मींस अगर मेरे पास एक बोर्ड है, मान लीजिए ये बोर्ड है, अब ये जो है इसकी ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ है। मींस इसको भी आप मीटर में नापोगे, इसको भी आप मीटर में मापोगे या सेंटीमीटर में मापोगे। तो ये बेसिकली मीटर सेंटीमीटर ये सबको पढ़ना तो डिफिकल्ट है। तो उसके भी यहाँ पर मैंने क्या कहा, फिजिक्स ने एक वर्ड दे दिया, एक सिंबल दे दिया जिसको आप रिप्रेजेंट किसमें करना है, लेंथ। तो अब यहाँ पर ब्रेड्थ को भी आप किसी से लिख सकते हो, लेंथ से लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर मैं L into L लिख सकता हूँ ना। तो मेरे पास क्या आएगा, L मल्टीप्लाई L। तो L यहाँ पर कितनी बार आ गया, 2 बार आया। अब देखो अगर लेंथ मेरे पास 2 बार आ रही है, क्या मुझे बताओ इस पे मास आया, कहीं बात हुई एरिया में, नहीं हुई। तो M क्या लिखोगे, 0। टाइम की बात हुई, नहीं हुई, तो उसको क्या लिखोगे, 0। तो एरिया की डायमेंशंस मेरे पास क्या आ गई, L की पावर 2। समझ आ रही है बच्चे। अब देखो अगर एरिया के बाद आता है वॉल्यूम की, अगर हम बात करें, देखो वॉल्यूम को फार्मूला याद रखना आपको कैसे होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो अगेन अगर मेरे पास देखो एक कोण है, एक कोण की हाइट है, लेंथ और ब्रेड्थ ये है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी मीटर सेंटीमीटर तो ये करेंगे, तो इनको तीनों को हम लेंथ में लिख सकते हैं ना। मैंने अभी क्या बोला, सिंबल दे दिया गया भाई। तो इसको भी हम मीटर में लिख सकते हैं, इसको भी मीटर में, तो इसको मीटर में, तो हम लेंथ को कितने टाइम लिख सकते हैं, 3 टाइप में। तो ब्रेड्थ की जगह भी L लिखूंगा, तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, L मल्टीप्लाई L। विच मींस यहाँ पर देखो बेसिकली ब्रेड्थ नाम की तो कोई चीज नहीं ना है अगर देखा जाए फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। तो वहां पर हम लेंथ मास टाइम की बात करते हैं। तो वहां पर देखो मेरे पास लेंथ कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। मास की बात हुई कहीं पे, नहीं हुई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, M0 आ जाएगा 3। देखो एरिया की बात भी होगी, पावर की बात भी हो, वॉल्यूम की बात भी होगी, और आपने कौन सी डेफिनेशन अभी तक पढ़ी होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की भी बात नहीं करूंगा मैं आपको। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बिल्कुल। बट इसके लिए पहले आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए फोर्स क्या होती है, पता होना चाहिए। और अगर आपको एरिया पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, और कोई फार्मूला इजिली मैं आपके लिए देखता हूं कोई, जैसे फोर्स वर्क हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जैसे मान लो सिंपल पहले तो पहले स्पीड जो आपने पढ़ी होती है, स्पीड किसके बराबर होता है, शाबाश, डिस्टेंस अपॉन, हाँ ये ठीक रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना फार्मूला। अब देखो डिस्टेंस है, अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हो तो आपने क्या किया, कवर मीटर मतलब सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, लेंथ है। तो यहाँ पर डिस्टेंस को किससे मेजर करोगे आप, लेंथ से। तो टाइम क्या आ जाएगा, t। अब देखो यहाँ पर लेंथ भी इंक्लूड हो गया, मतलब डिस्टेंस लेंथ इंक्लूड हो गया, टाइम t हो गया। मास की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, L की पावर 1, M क्या है 0, अब t नीचे 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो t माइनस। तो ये मेरे पास इसका फार्मूला आ गया। अगर डायमेंशन स्पीड की आ गई तो क्या आ गई, L1 t माइनस 1। अब स्पीड के बाद हमारे पास आ जाता है जैसे वेलोसिटी। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट को भी हम लेंथ में ही मेजर करेंगे ना, अपॉन टाइम का तो टाइम लेगा, तो इसकी क्या हो जाती है, L1 M0 t माइनस 1। तो बच्चे ये बेसिकली एरिया का पता चल रहा होगा आपको कैसे निकाल रहा हूँ, बेसिकली छोटे छोटे फिजिकल क्वांटिटीज में ले रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं ले रहा। वॉल्यूम की अब समझ आ रही होगी कैसे इसको लिखते हैं। डिस्टेंस की देखो, अगर आप बोलोगे 7 है, अब देखो वो बड़ा रियली यूज होते हैं। टाइम करंट की बात करें हम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो वो बहुत रेयरली यूज होंगे, ठीक है। तो अब ये 4 का आपको समझ आया होगा। देखो वेलोसिटी आपको समझ आ गई, अब इसके बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो देखो जब एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, देखो मैं फोर्स की बात कर रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। देखो बच्चे कहीं प्रॉब्लम आई तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला को पता होना चाहिए, होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। अब देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की आपको डायमेंशन याद रखनी पड़ेगी। तो अभी हमने निकाली, इससे पहले क्या होती है, L1 t माइनस 1 अपॉन t आ जाएगा। अब नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा देखो L1 M0 रहेगा
टी की पावर -2। कैसे? माइनस माइनस प्लस, बेसिस मतलब बेसिस एंड पावर शुड बी एडेड। तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये किसकी आ गई मेरे पास? एक्सेलरेशन की। अब मेरे पास आता है फोर्स। अगर मुझे कोई पूछे फोर्स की क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, एम ए। F इक्वल टू एम ए पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में। तो देखो m क्या रिप्रेजेंट करता है? मास को। तो हमारे पास पता चल गया दो क्वांटिटीज हैं, एक आ गई मास, सिंपल लिखा। अब एक्सेलरेशन की भी मैंने ऊपर निकाली, L1 m0 t -2। तो ये क्या हो जाएगा? देखो इनको ऐड कर लो, मेरे पास आ जाएगा L1 m1 t -2। तो देखिए बच्चे कितना इजी है, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, आगे आप जितनी मर्जी क्वांटिटीज डिफिकल्ट आ जाए आप इजी निकालोगे। देखो अब आ जाता है वर्क। मान लो वर्क के बारे में भी आपने पढ़ा होता है, वर्क कुछ नहीं करना, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज याद रखना, अब बार बार आप निकालना नहीं है। जैसे मेन जैसे फोर्स की बात आ गई, एक्सेलरेशन की बात आ गई, ये जो मेन डायमेंशन है आप याद रखना। अब फोर्स की डायमेंशन आ गई m1 L1 t -2, तो बस सिंपल फोर्स की डालो, यहाँ पर क्या होगी? m1 L1 t -2। डिस्प्लेसमेंट की क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट L1 होता है ना, तो बस सिंपल ये क्या हो जाएगी? m1 L2 t -2। तो देखिए अब कितना इजी लग रहा होगा आपके लिए। अब देखो वर्क भी निकाल दिया, अपन प्रेशर भी निकाल सकते हैं। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स की हमें निकाल ली, क्या होती है? m1 L1 t -2। अब आपको भी याद हो जाएगी जब एक बार। एरिया किसमें होता है? L2 निकाला हुआ ना पहले, तो कुछ नहीं करना, L2 है नीचे, ऊपर ले जाओ। सिंपल करना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जगह L1 -2 t -2 मैं डायरेक्टली करो भाई, तो ये हो जाएगा m1 L-1 t -2। तो देखिए बच्चे अब ऐसे जितने मर्जी फिजिक्स के अंदर टर्म्स आएंगी उनकी डायमेंशन हम इजीली से निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखो मेन जो है मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप फिजिक्स के आगे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको डायमेंशंस निकालनी आती जाएगी। अब किसी बच्चे को नहीं आने का मतलब यही होगा कि जिस बच्चे को फार्मूलाज नहीं आता। अब किसी को वॉल्यूम का फार्मूला आता हो तो उसके लिए डायमेंशन थोड़ा निकाल पाएगा वो। तो बच्चे ये था बिल्कुल इजी ट्रिक्स थे जिससे हम डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपके ग्रेविटेशन आपके पास पड़ा हुआ ग्रेविटेशन लॉ, वहां से उसकी निकलती आती है। स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होते हैं, ऐसे देयर सो मेनी टर्म्स होती हैं जो आपने डेली लाइफ में पढ़ी हुई होती हैं, उनकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि आपको उसका फार्मूलाज आना चाहिए। फार्मूलाज आएगा, कुछ नहीं करना, लेंथ मास टाइम के साथ डाल दो और उसका रिजल्ट निकाल दो। अब आप बोलोगे सर हमने ये तो पढ़ लिया, अब ये पढ़ते कि इसके यूजेस क्या हैं? तो बच्चे यूजेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे डेफिनेटली करूंगा। और वहां से बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, 3 का आता है, कभी 5 का आता है। तो अगर छोटा सा मैं यूजेस बताना चाहूँ तो हमें क्या होता है, इसमें एक कन्वर्ट करना पड़े एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक इसका यूजेस है। दूसरा यूजेस ये है कि हम चेक करते हैं करेक्टनेस को, कोई भी अगर हमें गिवन क्वांटिटीज दी गई हो तो। और भी 2-3 इसके यूजेस हैं, इसकी लिमिटेशंस भी हैं, वो सारी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स पे आपसे डिस्कस करूंगा। होप कि आपको ये डायमेंशंस के बारे में कुछ ना कुछ समझ आया होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कुछ ना कुछ समझ आया होगा। और एक चीज, अगर आपको कुछ साउंड नॉइज पोल्यूशन यहाँ पर तो है, ये गाड़ी का थोड़ा शोर शराबा है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।